आज की जो मैं रियल इंसिडेंट्स, रियल स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे हॉन्टेड हाउस के नाम से दुनिया का मोस्ट वांटेड नंबर 1 पे आने वाला हॉन्टेड हाउस है। और इस हाउस के अंदर की जब आप स्टोरी सुनेंगे, कहानी सुनेंगे ना, तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। एक घर जिसके अंदर 8 लाशें मिली थी, इसका कातिल कौन था ये अब तक पता नहीं चला। और दूसरी बात कि ये 8 लाशें जो मिली थी, इनमें से 6 लाशें बच्चों की थी, जो कि 11 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चों की थी। इसके पीछे का कारण क्या था, किसने ऐसी साजिश इस घटना को अंजाम दिया, उससे भी रूह कंपाने वाली ये बात है कि इस 8 लाशों की जो दुर्दशा थी, जो कंडीशन थी, वो जिसने भी देखा वो आज तक शायद इस घटना को भूल ही नहीं पाया है, इस लाश के कंडीशन को नहीं भूल पाया है। कहा जाता है कि इस घर के जो ऑनर थे, जब उनकी डेड बॉडी उनके बेडरूम के अंदर मिली तो उनका सिर फटा हुआ था, सिर की हड्डियां दिखाई दे रही थी और उनके आंखें तक नोच ली गई थी। अमेरिका की ये घटना है और 8 अगस्त से इस कहानी की शुरुआत होती है। अमेरिका में एक विलिस्का नाम का टाउनशिप बस रहा था, बिल्कुल नया नया, जहां पे लगभग 2,500 लोग रहते थे। और ये नया नया वहां पे जो डेरा बसेरा है वो लोगों का बस रहा था, क्योंकि ये टाउनशिप बिल्कुल नया ही वहां पे बस रहा था। ज़्यादा लोगों की संख्या नहीं थी, घर भी काफ़ी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी इस घटना को किसने अंजाम दिया वो आज भी एक रहस्य है, एक पहेली है। और ये घर आज भी मौजूद है, क्योंकि इस घर की देख रेख करने के लिए प्रॉपर एक पूरी टीम है। और इस घर में लोग पैसे देकर, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी सोसाइटीज़ के लोग होते हैं, वो जाते हैं, रुकते हैं। और मैक्सिमम यहाँ पे 8 लोग रुक सकते हैं, क्योंकि इस घर में 8 लोगों के हिसाब से वो सारी ही चीज़ें उपस्थित है जो 110 साल पहले उस घर में एज इट इज़ थी। यानी वही बेड मिलेगा, वही आपको चादर बिछी हुई मिलेगी, वैसे ही सामान मिलेंगे। कोई भी सामान के साथ छेड़छाड़ आज तक नहीं किया गया है, बल्कि उसकी देखभाल भी की जाती है। लेकिन जो केयर टेकर इस घर की देखभाल करते हैं वो दिन में ही इस घर की देखभाल कर पाते हैं, रात में वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं टिकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट पूजा, और आज की जो रियल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अमेरिका के विलिस्का टाउन की है, और 110 साल पहले की ये स्टोरी है। एक परिवार इस कॉलोनी में, इस टाउन में नया नया बसने आया था, और वो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे। परिवार में पति पत्नी और उनके 4 बच्चे थे। जो इस घर का मुखिया था, यानी जो पति था, उसका नाम था जोसिया विमूर, और जो उनकी पत्नी थी उनका नाम था सारा विमूर। घर में 4 उनके बच्चे थे, जिसमें से सबसे बड़ा जो बच्चा था वो 11 साल का था, उससे दूसरा बच्चा जो था वो 10 साल का, उसके बाद जो है वो 7 साल का, और सबसे छोटा 5 साल का। ये फैमिली क्रिश्चियन फैमिली थी, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है गॉड में बिलीव करने वाली फैमिली थी। बहुत ही डिसेंट फैमिली, जो डेली चर्च जाती है, चर्च में अपनी जो पूजा अर्चना होती है वो बहुत ही अच्छे से करती है। और इनका एक नियम होता है, एक कठोर नियम, कि सुबह उठना है और चर्च जाना ही है। और वो चर्च के एक तरह से मेंबर भी होती है, जो उनकी पत्नी होती है सारा विमूर। 8 अगस्त को ये यहाँ पे डेरा बसेरा अपना जमाने आए थे विलिस्का में। ये काफ़ी हैप्पी फैमिली थी, और वहाँ के सभी लोगों में ये काफ़ी चर्चित भी हो गई काफ़ी कम टाइम में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा घर उस समय बने ही नहीं थे। तो लोगों से इनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान भी थी, और ये चर्च की मेंबर होने के नाते बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहती थी। चर्च में जितने भी फंक्शन होते थे वो उनमें शामिल होना, चर्च में नियमित रूप से जाना, और उनके बच्चे भी काफ़ी धार्मिक थे। जो ये घटना है, एक दिन एक फंक्शन रखा जाता है चर्च में, और ये चिल्ड्रंस डे के उपलब्धि में रखा जाता है। बच्चों की काफ़ी सारी वहाँ पे गेम्स होती हैं, बच्चों के ड्रामे होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, और वो दिन भर के लिए वो फंक्शन होता है, जिसमें इस विमूर फैमिली के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। और उनकी जो वाइफ होती हैं वो मेंबर थी इस चर्च की, इस वजह से वो सुबह से ही बिजी हो जाती हैं, और घर से बच्चों के साथ वो चर्च के लिए निकल जाती हैं।
इस विलिस्का टाउन में जितने भी लोग थे वो चर्च में इनवाइटेड थे, क्योंकि बच्चों से जुड़ी हुई जो भी परफॉर्मेंस होती है वो हर माँ बाप देखना पसंद करता है, तो ऑलमोस्ट हर फैमिली के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। 10 जून 1912 की ये घटना है। 10 जून 1912 को ये चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करना था। सुबह 9:30 का समय था इस फंक्शन को शुरू होने का। पूरी ही फैमिली मेंबर सुबह सुबह चर्च में पहुंच जाती है। काफ़ी देर तक प्रोग्राम होते हैं, बच्चे काफ़ी खुश थे और सारी ही प्रोग्राम को ख़त्म होते होते लगभग रात के 11:15 बजे का टाइम हो जाता है, यानी 10:45। अब घर की ओर जो ये विमूर फैमिली था वो निकलने ही वाला था चर्च से। वैसे ही उसके पास में ही रहने वाले एक पड़ोसी के 2 बच्चे, दोनों ही बहनें थी, वो आ जाती हैं और सभी बच्चे जो विमूर फैमिली के थे और पड़ोस में जो ये दोनों बच्चियां थी ये सब एक ही फ्रेंड सर्कल के थे, तो सभी बच्चे डिसाइड करते हैं कि आज विमूर फैमिली के घर पे ही ये पड़ोस के 2 बच्चे भी टाइम एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि छुट्टियां थी नेक्स्ट डे सब की, तो सब काफ़ी खुश थे और प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छा हुआ था। चर्च से निकलने के बाद ये विमूर फैमिली चला जाता है अपने घर पे, और घर पे जा कर के खाना पीना वो खा चुके थे चर्च में ही, और फिर आ करके आराम से सो जाते हैं। ये लास्ट उनकी एंट्री थी जो घर के अंदर हुई थी, जो लोगों ने नोटिस किया था। उसके बाद सुबह का समय हो जाता है और जो पड़ोस से आई हुई लड़कियां होती हैं, उसका परिवार उसके घर में, उसके माँ बाप उसे लेने के लिए सुबह इस विमूर फैमिली के हाउस में आ जाते हैं। हाउस के बाहर डोर क्लोज्ड होता है, वो लॉक भी होता है। कुछ अटपटा सा उन्हें लगता है कि बिना बताए लोग कहाँ चले गए हैं। वो वेट भी करते हैं कि शायद आसपास ही होंगे, आ जाएंगे, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है और इस घर से कोई बाहर नहीं निकलता है। फिर वो पड़ोस में रहने वाली जो महिला होती है वो सोचती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये फैमिली जब से इस कॉलोनी में आई है, इस टाउन में आई है, वो हर दिन चर्च जाते हैं प्रे करने के लिए, और वो मॉर्निंग का ही टाइम होता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि उन्होंने चर्च की प्रे स्किप की है, मिस की है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। उन्हें कुछ शंका होती है, डाउट होता है, क्योंकि बच्चों की भी आवाज़ नहीं आती है, इतना टाइम हो जाता है, वो लेटे हैं। पहले तो उनको लगता है कि प्रोग्राम काफ़ी लेट तक था, इस वजह से वो सो रहे हैं, बट जब उनको काफ़ी देर हो जाता है और कोई भी अंदर से एक भी व्यक्ति निकलता हुआ घर के बाहर दिखाई नहीं देता है, तब वो पुलिस को कॉल करती हैं। पुलिस को कॉल करके वो कहती हैं कि घर के अंदर से कोई भी बाहर नहीं आ रहा है, और इतना कह के वो कोशिश भी करती हैं कि घर के अंदर जाएं, लेकिन उन्हें याद आता है कि इसी घर के जो रिलेटिव है, उनके ही घर के जो उनकी पत्नी थी, विमूर जो थी, उनकी पत्नी सारा विमूर का भाई जो है कुछ दूरी पे ही उसका घर है। पुलिस को फ़ोन करने के बाद वो फिर उनके भाई को भी फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि आपके घर से कोई निकल नहीं रहा है, आप प्लीज़ यहाँ पे आ जाइए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जब उसका भाई सारा विमूर का घर पे आता है तो वो जो ताला था उसे तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी, लॉक बाहर से लगा हुआ था। जब वो लॉक तोड़ करके अंदर जाता है तो सामने ही बेडरूम होता है। एक बेडरूम जो सामने था उसके अंदर वो जाता है, और जैसे ही जाता है वहाँ पे सारा विमूर और उनके पति की बॉडी उसके बिस्तर पे बहुत ही क्षतिग्रस्त हालत में मिलती है, जो शायद कोई भी देख ले तो वो जीवन में कभी ये घटना भूले ही नहीं। वो जैसे ही देखता है बेड पूरा लाल, फर्श पे पूरा खून बिखरा हुआ, वो तुरंत ही उल्टे पांव बाहर भागता है और फिर वो कॉल पुलिस को वो भी लगाता है। उतने ही देर में पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। अब वो सारी घटना वो पुलिस जो आते हैं कांस्टेबल नज़दीकी थाना के, उनको बताते हैं। पुलिस बाकी के जो बेडरूम्स थी उनकी भी खाक छानती है। सभी में 2-2 लाशें थी, क्योंकि सारे ही बच्चे 2-2 के जोड़े में हर बेडरूम में सो रहे थे। बस एक उनमें से बच्ची थी जो लग रहा था कि बेड पे सोई हुई नहीं थी। शायद वो उस समय जब जो कातिल था मार रहा था इस फैमिली को, तब वो जगी हुई थी, क्योंकि उसकी लाश जो थी वो बेड पे नहीं मिलती है। सभी लाशें एक ही हालत में थी, बहुत ही क्रूरता के साथ उनको मारा गया था। इवन जो इस घर के मुखिया थे, जो विमूर थे इस घर के मुखिया, उनके सर पे लगभग
20 से 30 वार किए गए थे। ब्लेड्स के काफ़ी सारे निशान उनके शरीर पे भी पाए गए थे और ऐसी ही कंडीशन में सभी लाशें उस घर में मौजूद थी। अब पुलिस एविडेंस कलेक्ट करने के लिए डॉक्टर की टीम बुला लेती है और जो डॉक्टर थे एफएस विलियम, उनका पहला देखने के बाद बॉडी को लोगों को यही बोलना था, जो बाहर इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए थे जब न्यूज़ फैली, कि कोई भी इस घर में जाओ नहीं और इन लाशों को बिल्कुल भी मत देखो, क्योंकि तुम देखने के बाद जीवन में इन चीज़ों को भूल नहीं पाओगे। इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में वहाँ की जो पूरी रूम की हालत थी वो बहुत भयावह थी। डॉक्टर ने बोला कि किसी को भी अंदर मत भेजो, लेकिन लोग जो पड़ोस में रहते थे वो इतने ज़्यादा चिंता में थे, इतना ज़्यादा उनमें देखने की इच्छा थी कि बहुत सारे लोग उस घर में जाते हैं और सभी लोग उन लाशों की कंडीशन को देखते हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब उसमें ये मेंशन था कि ये जो है रात को 12 बजे के आसपास की घटना है और इसके अलावा रूम में एक हथौड़ा पाया गया, सिगरेट की 2 पैक पाई गई और भी कुछ चीज़ें वहाँ पे पाई गई, जो पुलिस को लगा कि ये शायद उसी की है, व्यक्ति की जो कातिल है। एविडेंस कलेक्ट करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि जब लोगों का हुजूम इस घर में पहुंचा तो बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स भी डिस्ट्रॉय हो गए थे, क्योंकि लोग जहां तहां हाथ लगा रहे थे, देखने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से फिंगरप्रिंट में छेड़छाड़ हुई थी, नहीं तो और भी ज़्यादा अच्छे से एविडेंस कलेक्ट हो सकता था। लेकिन फिर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट रहा। पुलिस की टीम ढूंढती रही कि कौन हो सकता है, क्योंकि उस समय सीसीटीवी वगैरह कुछ भी नहीं था वहाँ पे लगा हुआ। लोगों को जितना पता लगा लोगों से, उतना पुलिस ने इस केस को जो है जांचने परखने की कोशिश की। इस बीच में कई सारे ऐसे लोगों पे शक गया जो हाल ही में हथौड़े से या फिर जो साक्ष्य मिले थे इसके आधार पे कोई घटना को, हत्या को अंजाम दे चुके थे। 2-3 लोगों पे शक गया, लेकिन सभी का जो शक था वो पुलिस का वो जाया चला गया, क्योंकि कोई जेल के अंदर था, कोई उस दिन शहर में नहीं था। एक ऐसा शख्स था केली, जिस पे बहुत ही ज़्यादा पुलिस की निगाह पड़ी, क्योंकि केली जो था उस दिन सुबह सुबह ही यहाँ से, जिस दिन की घटना है 11 जून की, उस दिन वो रवाना हो रहा था पास के किसी गांव में, और उसने जिस ट्रांसपोर्ट को पकड़ा था वहाँ उसमें बैठे लोगों को बताया था कि शहर में 8 लाशें मिलने वाली हैं। इस शक के बिना पे उसको अरेस्ट किया गया था। उससे जब पूछताछ किया गया तो उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ मैंने ये काम किया है, लेकिन बाद में पता लगा कि इसकी मेंटल स्टेटस अच्छी नहीं है, ये कुछ भी बोलता है, इसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर पुलिस को कुछ बहुत ज़्यादा पुख्ता सबूत भी नहीं मिले और इस आधार पे उसको केस में जमानत भी मिल गई। क्योंकि ये घटना जो है 110 साल पहले की है, तो उस समय काफ़ी दिनों तक तो ये घर बंद रहा। फिर इसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया, लोग वहाँ पे घूमने जाने लगे, हॉन्टेड प्लेस हो गया। उसके बाद इस प्रॉपर्टी को खरीदार मिल गया और किसी ने इसको खरीद लिया और अब ये प्रॉपर्टी किसी के अंडर में है, जिन्होंने बाकायदा वहाँ पे बोर्ड लगा रखी है हॉन्टेड हाउस की। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जितने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी सोसाइटीज़ के लोग हैं उन्होंने जाने की कोशिश की, कुछ रह करके भी आए हैं इस घर में। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ पे रह सकता है कोई भी पैसे दे करके। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी सोसाइटी के जब 2 मेंबर यहाँ पे स्टे करते हैं रात को, तो रात में स्टे करने के बाद जब सुबह एक उसमें से जो था वो उठता है तो उसके शरीर पे न जाने कितने ब्लेड के निशान होते हैं। बहुत ज़्यादा गहरे तो नहीं होते हैं लेकिन होते हैं, उसे पता भी नहीं चलता ऐसा कैसे हुआ। और अब उस घर में रात में कोई रुकने वाला भी नहीं है और कोई रुकता भी नहीं है। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी सोसाइटीज़ हैं वो ज़रूर ये चीज़ों को समझती हैं और बोलती भी हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे अजीब सी एक अदृश्य से शक्ति तो ज़रूर है। आज तक ये घर हॉन्टेड प्लेस में नंबर 1 पे आता है अमेरिका के। आप जब भी चाहें अमेरिका जाएं तो विज़िट भी कर सकते हैं और अपने अनुभव हमें ज़रूर शेयर करें। यहाँ के जो टेक केयर है उन्होंने एज़ इट इज़ यहाँ की सारी चीज़ों को वैसे ही रखा हुआ है। वो शाम तक यहाँ पे रहते हैं, लेकिन जब शाम ढलने लगती है उसके बाद कोई भी यहाँ पे नहीं रहता है। आसपास के लोग भी यहाँ से अब जा चुके हैं। ये प्रॉपर्टी आसपास पहले जब ये घटना हुई थी तब बहुत दिनों तक वीरान थी, बहुत ज़्यादा जंगल वगैरह उग गए थे, लेकिन फिर इसको हटा दिया गया, म्यूज़ियम बना दिया गया। लेकिन यहाँ पे कोई बस नहीं पाया अभी तक।
आप इमेजिन करिए कि जब आपको ऐसी जगह घूमने का मौका मिलेगा तो आपको आपकी क्या मानसिक कंडीशन होगी, क्या आप सोचते हैं इस कहानी को लेकर के, ये सभी कुछ आप मुझे ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे अगर न्यू हैं, आपको रियल स्टोरीज सुनना पसंद है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है पूजा, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट किसी रियल हॉरर और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ जो बिल्कुल रियलिटी बेस्ड होगी। तो अगर आपको पसंद आती हैं स्टोरीज़, तो अगर आप कहीं की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। आपकी कोई स्टोरी है जो आपके गांव की है या फिर आपको मालूम है तो आप मुझे मेल के द्वारा भी बता सकते हैं। मेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मिलती हूँ फिर अगली कहानी के साथ, तब तक अपना पूरा ध्यान रखिए। धन्यवाद।